गुड मॉर्निंग। हम लोग पिछले क्लास तक सॉल्युबिलिटी को पढ़ रहे थे। सॉल्युबिलिटी में अपने सिलेबस में दो तरह का सॉल्युबिलिटी है। एक पहला है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड और एक है सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। लिक्विड में गैस का सॉल्युबिलिटी जो हम लोग डिस्कस ऑलरेडी पूरा कर चुके हैं, हेनरी लॉ और उसका न्यूमेरिकल और एप्लीकेशन डिस्कस कर चुके थे। अब ध्यान दीजिएगा, हम लोग आज पढ़ने वाले हैं लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे। लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे एकदम बाबू, यहां बोर्ड पर अच्छे से ध्यान दीजिएगा। लिक्विड में सॉलिड को घोलेंगे, देखिएगा। अब देखो इसका मतलब क्या, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड का मतलब क्या हुआ। जैसे कि मान लीजिएगा देखिए 1 लीटर लिक्विड लिए, 1 लीटर लिक्विड लिए, इसमें कुछ सॉलिड यहां डाल रहे हैं, मतलब यहां पर जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, सॉलिड होगा। और आप इसमें देखो इस 1 लीटर लिक्विड में, 1 लीटर लिक्विड में कुछ सॉलिड सॉल्यूट डाल रहे हैं। यही बोलता है कि प्रत्येक लीटर लिक्विड में, प्रत्येक लीटर लिक्विड में कितना मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट घुल जाए। ध्यान दो बाबू, किसमें घुल रहा है, लिक्विड में मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट घुल जाए। यही क्या होता है, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी। इट इज द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉलिड सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन पर लीटर ऑफ लिक्विड, या प्रत्येक लीटर लिक्विड में घुले हुए सॉलिड सॉल्यूट की अधिकतम मात्रा होती है। सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। अब एक बात ध्यान देना बाबू, यहां पर देखो हम लोग को जो सिलेबस में है, हम लोग को जो सिलेबस में है बेसिकली हम लोग को पढ़ना है आयोनिक सॉल्यूट। हम लोग को नॉन आयोनिक सॉल्यूट नहीं पढ़ना है, हम लोग को पढ़ना है आयोनिक सॉल्यूट। अब देखना, अब देखते हैं नमक पानी में घुलता है। नमक पानी में जब घुलेगा इसके भीतर में क्या क्या हो रहा होगा, तो इसको बहुत ही अच्छे से सीखिएगा। तो टॉपिक है बड़ा छोटा, टॉपिक है 10 मिनट का ही। इन 10 मिनट में बहुत ढेर सारा छोटा छोटा बहुत सारा इसमें कॉन्सेप्ट आने वाला है एकदम बाबू। यहां पर बोर्ड पर आप ध्यान दीजिएगा, देखो नमक घुला पानी में। अब देखो यह है सॉलिड और यह है लिक्विड। अब देखो नमक पानी में घुल रहा होगा। अगर नमक को पानी में घोलना होगा, अगर नमक को पानी में घोलना होगा, देखो पहले हमको करना क्या होगा, पहले हमको नमक को तोड़ना होगा। ये Na+ में और Cl- में टूटेगा। देखो जब तक नमक टूटेगा नहीं पानी में घुलेगा नहीं, नमक टूटेगा नहीं तो पानी में घुलेगा नहीं। तो देखो नमक को तोड़ने के लिए हमको कुछ तो एनर्जी लगेगा, कुछ तो एनर्जी लगेगा। तो ध्यान दो बाबू, होता क्या है, आयोनिक सॉल्यूट, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो सॉल्यूट है आपस में आयन से मिलकर बने हैं। किससे मिलकर बने हैं, आयन से मिलकर बने हैं। अपने सिलेबस में आयोनिक सॉल्यूट ही है, ये आयन से मिलकर बने हैं। इनके बीच लगने वाला बॉन्ड कैसा है, आयोनिक बॉन्ड है। अब ध्यान दो बाबू, यही जो 1 मोल आयोनिक लैटिस है। अच्छा आयोनिक लैटिस किसको बोलेंगे, जैसे कि मान लीजिएगा Na+Cl-, Na+Cl-, आपको हम पढ़ाए थे सॉलिड स्टेट में। देखो यही जो होता है एक क्रिस्टल, एक जो स्ट्रक्चर है, हम इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं लैटिस, जालक। तो ध्यान दो बाबू, बोले ये जो 1 मोल आयोनिक लैटिस को तोड़ने में, 1 मोल आयोनिक लैटिस को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, हम उस एनर्जी को बोलते हैं लैटिस एनर्जी। इसको क्या बोलते हैं हम, लैटिस एनर्जी, ΔLH से डिनोट करते हैं। लैटिस एनर्जी ये हुआ, एकदम सामने बोर्ड पर बहुत ही अच्छे से ध्यान दीजिएगा। अब सोचो, सोचो नमक को पानी में घुलना पड़ेगा। देखो जितना नमक पानी में घुलेगा, जितना नमक पानी में घुलेगा
उतना अधिक क्या बोलेंगे, पानी में नमक का सॉल्युबिलिटी हो गया। अगर हम बोलेंगे नमक कम घुलेगा तो कम सॉल्युबिलिटी है, नमक अधिक घुलेगा तो बोलेंगे अधिक सॉल्युबिलिटी है। इसका मतलब क्या हुआ, नमक को तोड़ने में लगने वाला एनर्जी बहुत ही कम लगना चाहिए, मतलब हल्का एनर्जी दें और क्षण में टूट जाए। तो जितना जल्दी टूटेगा उतना जल्दी घुलेगा। अब तुम सोचो, हम एनर्जी दिए जा रहे हैं, एनर्जी दिए जा रहे हैं और टूट ही नहीं रहा है, अब टूटेगा ही नहीं मतलब घुलेगा ही नहीं। इसका मतलब क्या हुआ, तो जितने जल्दी ये टूट जाएगा, जितना जल्दी ये टूट जाएगा उतना जल्दी ये घुलेगा, उतना ज्यादा घुलेगा। अब इसको तोड़ने में लगने वाला कौन सा एनर्जी लग रहा है, लैटिस एनर्जी लग रहा है। इसका मतलब क्या बोलेंगे, चालक ऊर्जा, लैटिस एनर्जी अगर बहुत कम होगा, इफ लैटिस एनर्जी इज लेस, इसका मतलब क्या होगा, अधिक घुलेगा। और लैटिस एनर्जी बहुत अधिक हो गया, टूट ही नहीं रहा है तो घुलेगा ही नहीं। तो ध्यान दो बाबू, लैटिस एनर्जी अगर घटेगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा, और लैटिस एनर्जी अगर बढ़ जाएगा सॉल्युबिलिटी क्या होगा, घट जाएगा। तो लैटिस एनर्जी क्या है, बोला 1 मोल आयनिक लैटिस है। सिंपल बात समझो बाबू, 1 मोल आयोनिक कंपाउंड है, उसको तोड़ने में मतलब उसको आयंस में ब्रेक करने में, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज में ब्रेक करने में जो एनर्जी लगता है हम उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अच्छा, अब एक बात ध्यान दो बाबू, ये तो हो गया लैटिस एनर्जी क्या होता है। अच्छा, इसके बाद आपका आया, ध्यान देना एकदम। अब तुम सोचो, यहां पर हम लोग एक बात सीख गए कि लैटिस एनर्जी क्या होता है। सेकेंड टर्म को अच्छे सीखेगा यहां से। ध्यान दो बाबू, तो पहला टर्म सीख गए लैटिस एनर्जी। अब देखना, मान लो बाबू ये NaCl है, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, Na प्लस Cl माइनस, ऐसा। देखो किसके चारों ओर, देखो इसके चारों ओर क्या है, मान लो वाटर मॉलिक्यूल है, मान लो इसके चारों ओर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। हम पानी लेके चल रहे हैं, या मान लो इसके चारों एक सॉल्यूट है, उसके चारों ओर क्या है, सॉल्वेंट है। हम ये मान के चल रहे हैं कि नमक में पानी ले लिए हैं। अब देखो ये जो आयंस के चारों ओर क्या है, वाटर मॉलिक्यूल है। एकदम ध्यान देना बाबू। अब देखो क्या हो रहा होगा, देखो किसी के माथे पर अगर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब क्या हुआ, किसी के माथे पर नेगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज आ जाए, इसका मतलब ये हुआ कि अनस्टेबल हो गया। पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का मतलब अनस्टेबिलिटी होता है। अच्छा, अनस्टेबल क्यों हुआ, अब देखना, पॉजिटिव चार्ज का मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन की मात्रा अधिक। देखो पॉजिटिव चार्ज, देखो एकदम सामने बोर्ड, ध्यान देना बाबू, Na प्लस, देखो पहले Na के पास 11 प्रोटॉन 11 इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव चार्ज आ गया। अब बोलो 11 प्रोटॉन 10 इलेक्ट्रॉन। अब बताओ, यहां पहले 11 प्लस चार्ज था, 11 माइनस चार्ज था। अब जैसे पॉजिटिव चार्ज आया, देखो यहां देखो 11 प्लस तो रह ही गया, लेकिन माइनस कितना हो गया, 10। इसका मतलब अब क्या हो गया, देखो यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव बराबर है, मतलब स्थिर है, स्टेबल है। यहां पॉजिटिव और नेगेटिव क्या है, बराबर नहीं है, मतलब अस्थिर है। किसी के भी माथे पर अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आ जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, अनस्टेबिलिटी वहां पर आ गया। अब तुम सोचो, ये अनस्टेबल हो गया, अनस्टेबल हो गया। अब बोलो ये क्या चाहेगा, देखो ये क्या चाहेगा कि जल्दी एक दूसरे से दोस्ती कर ले और स्टेबल पा ले। देखो ये जो पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज क्या चाहेगा, जल्दी से टकराएं और क्या कर जाएं, स्टेबिलिटी फिर से पा ले, फिर से नमक बन जाए, NaCl बन जाए। यही जो प्रोसेस है जिसमें Na प्लस और Cl माइनस आपस में टकराता है। क्यों टकराता है, नमक बनने के लिए, आयोनिक मॉलिक्यूल बनने के लिए। इस प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन। अब यहां देखो, जब टकरा रहा होगा तो क्या होगा, कुछ एनर्जी लॉस करेगा और इससे निकलने वाला एनर्जी कहलाता है हाइड्रेशन एनर्जी, जल वियोजन ऊर्जा। एकदम बाबू सामने बोर्ड पे ध्यान देना,
देखो पहले NaC नमक है, पहले नमक को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है हम उसको बोलते हैं लैटिस एनर्जी। अब टूट गया किसमें, पॉजिटिव चार्ज में और नेगेटिव चार्ज में। जब टूट जाएगा अनस्टेबल हो गया, ये फिर से क्या चाहेगा, दोस्ती करें, और ये टकराएगा, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हाइड्रेशन, और इससे जो एनर्जी बाहर निकलता है इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी, इसको बोलते हैं हाइड्रेशन एनर्जी। इस H मतलब एनर्जी का सिंबल है यहां पर H, तो ध्यान दो बाबू, जिसको इंथैल्पी हम बोलते हैं। तो अब सामने बोर्ड पे ध्यान देना, देखो अब सॉल्यूशन में दो पार्ट हो रहा है। एक पार्ट क्या हो रहा है, एक बार टूट रहा है तो एनर्जी दे रहे हैं, और एक बार एनर्जी बाहर निकल रहा है, एक बार एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो देखो तोड़ने के लिए हम एनर्जी दिए, लैटिस एनर्जी, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव। एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव। और ध्यान दो बाबू, एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव। और टकराने के बाद जो एनर्जी लॉस कर रहा है वो एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव। तो बताइएगा, लैटिस एनर्जी कैसा होगा, पॉजिटिव। हाइड्रेशन एनर्जी कैसा होगा, नेगेटिव। और नेट सॉल्यूशन के भीतर में क्या हो रहा है, एक बार टूट रहा है और एक बार एनर्जी बाहर निकल रहा है। तो बोलो नेट सॉल्यूशन का एनर्जी क्या हो जाएगा, लैटिस एनर्जी प्लस हाइड्रेशन एनर्जी। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन का एनर्जी, ये क्या हो गया, सॉल्यूशन का एनर्जी। तो एकदम बाबू एकदम क्लियर आपके यहां तक आपके बात को, तो ध्यान दो। टॉपिक क्या आपका, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। लिक्विड में सॉलिड को हम लोग घोल रहे हैं, तो क्या बोलते हैं, प्रत्येक लीटर लिक्विड में घुले हुए मैक्सिमम सॉलिड सॉल्यूट की मात्रा क्या कहलाता है, लिक्विड में सॉलिड का सॉल्युबिलिटी। अब यहां दो टर्म आ गया, लैटिस एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी। इसके बाद ध्यान दो बाबू, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर सॉल्युबिलिटी निर्भर करता है, डिपेंड करता है। एक बात ध्यान दो बाबू, यहां पर दो तरह का फैक्टर है। ध्यान देना, पहला नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट का नेचर, बिहेवियर। एक बात ध्यान दो बाबू, NaCl और ये पानी, नमक पानी में घुलता है, ये आपको अच्छे से पता है। अब देखो नमक को तोड़ो, टूटेगा Na+ में Cl- में, ध्यान दो, H2O H+ में OH- में। सॉलिड स्टेट में और केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ाए थे आपको। देखो जो चार्ज में टूट जाए इसको बोलते हैं पॉजिटिव पोल, इसको बोलते हैं नेगेटिव पोल। जो चार्ज में टूट जाए उसको बोलते हैं पोलर। ये हो गया पोलर, ये भी क्या हो गया, पोलर। तो हो गया पोलर सॉल्यूट, ये हो गया पोलर सॉल्वेंट। ध्रुवीय विलायक, क्या देख रहे हैं, पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में बहुत ही रिडली, बहुत ही फास्ट से घुल रहा है। लेकिन जब हम NaCl को डाले बेंजीन में, एक्सपेरिमेंटल डेटा है, आपको दिखा नहीं पाएंगे हम, जब NaCl को डाला बेंजीन में, जितने तीव्रता से नमक पानी में घुला उतना तीव्रता से नमक बेंजीन में नहीं घुला। मतलब पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुला, पोलर सॉल्यूट नन पोलर C6H6 चार्ज में डेवलप नहीं हुआ, पोलर नन पोलर में बहुत ही अच्छे ढंग से नहीं घुला। मतलब पोलर पोलर में घुलता है। और ध्यान दीजिएगा I2 को घोलते हैं बेंजीन में, I2 ये भी चार्ज में डेवलप नहीं हुआ, ये भी चार्ज में डेवलप नहीं हुआ। और ये देखा गया है कि I2 पानी में बहुत कम घुलता है, लेकिन आयोडीन बेंजीन में रेडली घुलता है। मतलब नन पोलर में अधिक घुलता है और पोलर पोलर में अधिक घुलता है।
समान समान को बोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, समान समान को बोलता है। लाइक डिसॉल्व लाइक, इसका मतलब क्या हुआ? पोलर सॉल्यूट पोलर सॉल्वेंट में घुलता है और नॉन पोलर सॉल्यूट नॉन पोलर सॉल्वेंट में घुलता है। ध्रुवीय अणु ध्रुवीय विलय ध्रुवीय विलायक में घुलता है और ध्रुवीय विलय और ध्रुवीय विलायक में घुलता है। ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है। एक्चुअली क्या है बाबू, मेरे पास सारा केमिकल तो है नहीं, आपको दिखा तो पाएंगे नहीं, कुछ कुछ आपको एज्यूम करना पड़ेगा और ये आपको हम पे भरोसा रखना पड़ेगा। हम जो पढ़ा रहे हैं बहुत ही सही पढ़ा रहे हैं। इसके बाद देखो सेकेंड टॉपिक, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, टेम्परेचर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप बहुत ही अच्छी सीखिएगा। थोड़ा आज का क्लास तुलनात्मक कुछ टफ क्लास चल रहा है। टेम्परेचर, यहां ध्यान दो बाबू। देखो 20 डिग्री सी, ध्यान देना बाबू, 20 डिग्री सी। देखो इसमें क्या क्या लिए हैं पर देखना, हम कुछ अमाउंट यहां पर वाटर ले लिए। ध्यान दीजिएगा, स्टेप 1, स्टेप 2, ध्यान देना बाबू। अब इस पे हम लोग क्या कर दिए हैं, यहां पर हम लोग NaOH को डाले हैं, NaOH को डाले हैं। और यहां पर NH4NO3 को डालें, यहां पर NaCl को डालें। देखो इनिशियल मेरे पास क्या है, 3 कंटेनर है, तीनों में कुछ वाटर है, और जब सब देखो, जब यहां पर हम थर्मामीटर डालें और जब यहां पर हम टेम्परेचर को मेजर किए तो 20 डिग्री सी, यहां पर भी 20 डिग्री सी और यहां पर भी 20 डिग्री सी। ध्यान दीजिएगा चीज को। और हम यहां पर क्या किए, अब स्टेप 2 में इसमें हल्का सा NaOH डाल दिए, हम यहां पर NH4NO3 डाल दिए, यहां पर NaCl डाल दिए। ध्यान दीजिएगा चीज को। और अब यहां पर हम डालते हैं थर्मोमीटर को, तो यहां मेजर करते हैं, यहां दिखाता है 58 डिग्री सी, 50 डिग्री सी। यहां मेजर करते हैं तो 8 डिग्री सी, और यहां पर देखते हैं तो 20 डिग्री सी, या 19.5 या 20.5 समथिंग इसके आसपास। तो ध्यान देना, अब यहां पर सॉल्यूशन बना 3 तरह का। कौन कौन सा? एक बना आपका एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन, ऊष्माक्षेपी विलयन। एक बना इंडोथर्मिक सॉल्यूशन और एक बना आइसोथर्मिक सॉल्यूशन। देखो एक क्या बना एक्सोथर्मिक, एक क्या बना इंडोथर्मिक, और एक क्या बना आइसोथर्मिक। एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और एक कौन सा बना आइसोथर्मिक सॉल्यूशन बना। अब ध्यान दो बाबू, ऊष्मा क्षेपी, ऊष्मा शोषी, समतापी। आप एकदम सामने बोर्ड पर ध्यान देना। देखो अब क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा। लिक्विड है, लिक्विड है, लिक्विड है, तीनों लिक्विड है, तीनों वाटर है। या जैसे आप NaOH डालें, इसका टेम्परेचर बढ़ गया, मतलब क्या हो गया, उबलने लगा, और यहां से क्या हुआ, अभी गैस मॉलिक्यूल में वेपर बनने लगा।
और ध्यान दो बाबू, देखना अभी तक हम लोग टेम्परेचर नहीं बढ़ाए हैं ना घटाए हैं, एक सिंपल पानी में 3 अलग अलग मॉलिक्यूल को डाल रहे हैं। यहां पर क्या देखें, जैसे इस पानी में NH4NO3 दिए, टेम्परेचर घट गया, मतलब ये फ्रीज होने लगा, ये जमने लगा। ध्यान दो बाबू, और यहां पर देखो बाबू क्या हुआ, ना तो जमा ना तो उबला, जैसा था वैसा ही रह गया। तो ध्यान देना बाबू, यहां पर देखो 20 डिग्री सी है, 20 डिग्री सी है, और यहां देखो यहां से टेम्परेचर क्या हो गया, बढ़ गया, मतलब यहां से एनर्जी बाहर निकलने लगा, एनर्जी बाहर निकलने लगा। और एनर्जी जब बाहर निकलता है, एनर्जी इज रिलीज्ड बाय सिस्टम, उस प्रोसेस को बोलते हैं एक्सोथर्मिक, एनर्जी बाहर निकल रहा है। यहां देखो एनर्जी इज गिवन टू द सिस्टम, ये क्या कि एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लिया, एनर्जी को खुद को एनर्जी पचा लिया, मतलब जम गया। एनर्जी इज गिवन टू सिस्टम, सिस्टम में एनर्जी एब्जॉर्ब कर लिया, अवशोषित कर लिया, इसको बोलेंगे उष्माशोषी, इंडोथर्मिक। और यहां पर जैसा था एनर्जी पहले वैसा ही था, क्या बोलेंगे, आइसोथर्मिक। तो एक बात ध्यान देना बाबू, हम लोग अभी तक सिर्फ 3 प्रोसेस किए हैं। अब आप ध्यान देना, पानी में NaOH डालें तो वेपर बनने लगा। ध्यान देना, पानी में जब आप NH4NO3 डालें कि जमने लगा, यहां तो एज इट इज हो गया। अब ध्यान देना, अब हम लोग क्या करते हैं, अभी सॉल्यूशन बनाए हैं। अब मान लो हम एक्सोथर्मिक सॉल्यूशन में टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, अभी तीनों में सेम था, अब इसको इंक्रीज करते हैं, तो बोलो सॉल्युबिलिटी घटेगा कि बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी घटेगा। बोलो क्यों घटेगा, अब तुम बताओ। अरे जब हम टेम्परेचर दे ही नहीं रहते, सिंपल पानी में खाली NaOH डाल दिए, ऐसे ये हीट हो गया, और इसका हीट होने के बाद ये वेपर के फॉर्म में ऊपर जाने लगा। वेपर के फॉर्म में कौन जा रहा है, पानी तो जा ही रहा है, साथ में NaOH का मॉलिक्यूल भी जा रहा है। मतलब क्या बोलेंगे, जितना सॉलिड घुलेगा उतना अधिक सॉल्युबिलिटी बढ़ेगा। यहां तो सॉलिड वेपर के फॉर्म में बाहर निकल रहा है, यहां तो सॉलिड वेपर के फॉर्म में क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। अब और इसको टेम्परेचर दे देंगे तो सब का सब सॉलिड वेपर बन के निकल जाएगा बाहर। मतलब क्या होगा, सॉलिड रहेगा ही नहीं तो सॉल्युबिलिटी होगा ही नहीं। मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी क्या होता है, घटता है। यहां देखना, अब ये जाके जम गया, घुला कहां, जाके फ्रीज हो गया। हम क्या करेंगे, घोलेंगे, घोलने के लिए क्या करेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, टेम्परेचर को हाई करेंगे, मतलब सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। हम इसकी बात ही नहीं करते हैं। तो ध्यान दो बाबू, मेरे पास 2 तरह का, देखो क्या बोलते हैं, विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। टेम्परेचर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी घट भी सकता है और सॉल्युबिलिटी बढ़ भी सकता है। विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी में इंक्रीज और डिक्रीज। अब यहां डिपेंड 2 तरह होता है। सॉल्यूशन अगर एक्सोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी घटेगा, और अगर सॉल्यूशन इंडोथर्मिक है टेम्परेचर बढ़ाओगे सॉल्युबिलिटी क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही था मेरा सॉल्युबिलिटी टॉपिक, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड आज पढ़े। और लेक्चर नंबर 8 एंड 9 में हम लोग सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड को पढ़े थे। अब एक बात ध्यान देना, अब जो टॉपिक पढ़ा रहे हैं ये अगले 10 दिन तक काम आने वाला है, बहुत ही अच्छे सीखिएगा। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड,
देखो नया टर्म है, बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, या बोलेंगे लिक्विड सॉल्यूशन। लिक्विड, पहले हम समझते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। एकदम ध्यान देना बाबू, पहले समझो वेपर प्रेशर क्या होता है। देखो एक बर्तन है, एक कंटेनर है, इसमें पानी को आप गर्म कर रहे हैं। इसमें पानी को आप क्या कर रहे हैं? गर्म कर रहे हैं। यहां देखो, माने यहां पर आप एक ढक्कन लगा दिए और देखो पानी को आप गर्म कर रहे हैं, पानी को आप गर्म कर रहे हैं। आप क्या देखते होंगे कुछ समय के बाद ढक्कन ऊपर आने लगता होगा। कुछ समय के बाद आप देखते होंगे ये ढक्कन है, ये ढक्कन ऊपर आने लगता होगा। ऐसे ढक्कन ऊपर आने लगता होगा, मतलब क्या हो रहा है? ढक्कन पर लग रहा है प्रेशर, ढक्कन पर लग रहा है प्रेशर, तब ना ये ऊपर की ओर आ रहा है। अब ध्यान दो, यही वो प्रेशर लग कहां रहा है? लिक्विड के सरफेस से लग रहा है प्रेशर। तो ध्यान दो बाबू, लिक्विड के सरफेस से प्रेशर लगा कौन रहा है? वेपर। लगा कौन रहा है? वेपर। तो कहलाएगा वेपर प्रेशर। तो ध्यान दो बाबू, क्या बोलेंगे? लिक्विड के सतह से वेपर के द्वारा लगाने वाला प्रेशर कहलाता है वेपर प्रेशर, वाष्प दाब। The pressure exerted by the vapor, the pressure exerted by the vapor at the surface of liquid, लिक्विड के सरफेस पर, लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाता है? वेपर प्रेशर। द प्रेशर exerted by the vapor at the surface of liquid is called वेपर प्रेशर। अब ध्यान दो, अब कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा फैक्टर है जिससे वेपर प्रेशर घटता है और बढ़ता है? तो ध्यान दो बाबू, यहां तीन फैक्टर है, यहां तीन फैक्टर है जिससे किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर घटता है या बढ़ता है। अब देखते हैं कौन कौन सा फैक्टर है। एकदम सामने बोर्ड पर ध्यान देना बाबू, कौन कौन सा फैक्टर है देखो, समझते हैं। देखो पहला, अब बताओ, ये लिक्विड ए है और लिक्विड बी है। बोलो, ये लिक्विड ए है और ये लिक्विड बी है। अब तुम बताना बाबू हमको, ज्यादा वेपर प्रेशर किसका होगा? ए का कि बी का? ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा, ए क्या बी लगाएगा? देखो बी लगाएगा। बोलो कैसे? देखो देखो, हम यहां भी हीट करेंगे और यहां भी हीट करेंगे। देखो हीट करेंगे, देखो यहां एक ढक्कन लगाए, यहां ढक्कन लगाए। अब देखना, ज्यादा प्रेशर ये क्यों लगाएगा? प्रेशर मतलब क्या होगा? हीट करेंगे और लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होगा। देखो जो जितना जल्दी वेपर में कन्वर्ट हो गया उतना अधिक प्रेशर लगाएगा। अब देखो ये लिक्विड इतना पहले से ही हार्ड है, ये लिक्विड इतना पहले टाइटली पैक्ड है कि पहले इसको क्या होगा? टूटना पड़ेगा। मान लो हल्का सा पार्ट टूटा, हल्का वेपर लगा, हल्का सा पार्ट टूटा, हल्का वेपर लगा, तो यहां पर क्या होगा? प्रेशर एक साथ नहीं लग रहा है और ये लिक्विड कैसा है? कमजोर है, क्षण में सब का सब वेपर बन जाएगा। तो अधिक प्रेशर कौन लगा रहा है? कमजोर लिक्विड। कम प्रेशर कौन लगा रहा है? मजबूत लिक्विड। बहुत काम की बात बोल रहे हैं। इस पॉइंट पर हम आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन को समझेंगे। तो ध्यान दो बाबू, a liquid with lesser force of attraction exert more vapor pressure। बोला वैसा लिक्विड जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ही कमजोर हो, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? अधिक होगा। और जिसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा? स्ट्रांग होगा, उसका वेपर प्रेशर क्या होगा? कमजोर होगा।
मतलब वेपर प्रेशर B किससे अधिक होगा? A से। पहला बात समझ में आ गया आपको। सेकेंड बात देखो, कोई भी लिक्विड है, अब उसमें टेम्परेचर बढ़ाओगे तो क्या होगा? जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे उतना वेपर बढ़ेगा, उतना वेपर बनेगा, और जितना वेपर बनेगा उतना अधिक वेपर प्रेशर लगेगा। तो क्या बोलेंगे? विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर क्या होता है? बढ़ता है। दूसरा पढ़ लिए। तीसरा, एक पॉइंट यहां समझो, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, इसको बहुत ही अच्छे से चीज को सीखिएगा। नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, अवाष्पशील विलय, अवाष्पशील विलय। अब ध्यान देना, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट। अब सुनिएगा, जैसे मान लो वोलाटाइल और नॉन वोलाटाइल किसको बोलते हैं? देखो, वोलाटाइल का मतलब क्या हुआ? जिसका वेपर बन जाएगा, और नॉन वोलाटाइल जो वेपर नहीं बने। ऐसे मान कपूर को हीट कीजिएगा, सब का सब वेपर बन गया तो हो गया वोलाटाइल। चीनी को आप जब गर्म करते हैं तो चीनी वेपर नहीं बनता है, चीनी वेपर नहीं बनेगा, चीनी क्या हो गया? नॉन वोलाटाइल, मतलब अवाष्पशील। अब देखना बाबू, यहां पर क्या हो रहा होगा। मान लो मेरे पास ये पानी है, ठीक है, हम पानी मान लो यहां कुछ चीनी डाल दिए, ध्यान दो, पानी यहां पर हम चीनी डालें, तो जैसे पानी में चीनी डालें, एकदम सामने बोर्ड ध्यान ना बाबू, जैसे पानी में चीनी डालें और हीट करेंगे। देखो, मान लो ये पहले प्योर पानी है, हीट करेंगे, हीट करेंगे, और यहाँ चीनी पानी को हीट कर रहे हैं, तो हम क्या रखें? जो चीनी का मॉलिक्यूल है, इस पानी, चीनी का जो मॉलिक्यूल है वेपर को ऊपर आने से रोक रहा होगा। चीनी का जो मॉलिक्यूल है वेपर को ऊपर आने से रोक रहा होगा। और यहाँ पर कोई रोक रहा है क्या? यहाँ कोई नहीं रोक रहा है। यहाँ पर कौन रोक रहा है? चीनी का मॉलिक्यूल रोक रहा है। चीनी कौन है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है। मतलब लिक्विड में नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालने से वेपर प्रेशर क्या होता है? घटता है। क्यों? इस सॉल्यूट वेपर को ऊपर आने से क्या करेगा? रोकेगा, रोकेगा। तो ध्यान दो बाबू, क्या बोलेंगे? लिक्विड के सतह पर, लिक्विड के सतह पर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर, लिक्विड के सरफेस पर वेपर के द्वारा लगाए जाने वाला प्रेशर क्या कहलाएगा? वेपर प्रेशर। पहला पार्ट हो गया। दूसरा देखिएगा, कौन कौन सा फैक्टर है जिस पर वेपर प्रेशर घटता या बढ़ता है? तो ध्यान दो बाबू, यहां पर तीन कंडीशन है। पहला, जो कमजोर लिक्विड होगा उसका प्रेशर अधिक होगा, जो मजबूत लिक्विड होगा उसका प्रेशर कम होगा। दूसरा, जितना तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर उतना बढ़ेगा। तीसरा, यहां पर ध्यान दो, लिक्विड में जब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट डालते हैं तो वेपर प्रेशर यहां पर क्या होता है? घटता है। तो तीन हम लोग पढ़ लिए, वेपर प्रेशर क्या होता है और कौन कौन सा फैक्टर है, इसको भी पढ़ लिए। इसके बाद देखो, अब इससे देखो, हेनरी लॉ का एक्सटेंडेड वर्जन है वेपर प्रेशर टर्म में, राउल्ट लॉ। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज इसके बाद और 2 क्लास तो जाके राउल्ट लॉ का न्यूमेरिकल और सारा कॉन्सेप्ट जाके क्लियर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है राउल्ट लॉ। देखो राउल्ट लॉ क्या बोलता है, राउल्ट लॉ सिलेबस में 2 तरह का राउल्ट लॉ है, राउल्ट फर्स्ट लॉ, राउल्ट सेकेंड लॉ। हम ध्यान दो बाबू, राउल्ट फर्स्ट लॉ, एकदम ध्यान दो बाबू।
देखो इस टॉपिक को समझने के लिए आपको हेनरी लॉ को आना बहुत जरूरी है, मतलब आपको लेक्चर नंबर 8 आना बहुत जरूरी है। लेक्चर नंबर 8 में हम बहुत अच्छा बात बोले हैं, कुछ ऐसा बात बोले हैं जो अभी आपको ज्यादा क्लियर समझ में आएगा। सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट एक अवाष्पशील विलय वाला सॉल्यूशन। अब एक बात ध्यान दो बाबू, राउल्ट का पहला लॉ क्या बोला? वैसा देखो वेपर प्रेशर पड़ रहे हैं मतलब लिक्विड तो होगा तब ना वेपर लग रहा है। अब सुनना क्या बोला, एक नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट वाला सॉल्यूशन, मतलब नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस लिक्विड। क्या है? नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट प्लस लिक्विड और वाष्पशील सॉल्यूट प्लस लिक्विड। एग्जाम्पल देखते हैं बाबू, एग्जाम्पल देख लेते हैं। चीनी, शुगर प्लस वाटर। चीनी बहुत से एग्जाम्पल लेंगे अभी हम धीरे धीरे। चीनी प्लस वाटर। अब बताओ सॉल्यूट को हम क्या मानते हैं? बी। इसको क्या मानते हैं? ए। अब तुम बताओ इस पानी में चीनी को डाल दिए, तो तुम बताओ हमको, एकदम सामने बोर्ड पर बहुत ही अच्छे ढंग से जवाब देना। अब बताना चीनी और पानी में वेपर प्रेशर कौन लगाएगा? चीनी या पानी? कौन लगाएगा? पानी लगाएगा। तो सुनो, प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XA। तुम बोलोगे सर समझे नहीं, एक बार हेनरी लॉ को आप समझो। बोलो हेनरी लॉ क्या था? लिक्विड में बोलो कौन था? गैस। लिक्विड में कौन था? गैस। लिक्विड क्या था? सॉल्वेंट। और गैस कौन था? सॉल्यूट। तो बताओ प्रेशर कौन लगा? यहां हेनरी लॉ वेपर प्रेशर की बात नहीं किया है, सिंपल प्रेशर की बात किया था। तो बोलो प्रेशर कौन लगा रहा था? गैस। लिक्विड और गैस में ऊपर की ओर कौन जाएगा? गैस। प्रेशर कौन लगा रहा है? गैस। तो प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू XB था। आपको वहां कुछ ऐसा बोले थे जिसके वजह से प्रेशर होता है, उसका क्या होता है? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ऐसा कुछ हम बोले थे। एक बार देख लीजिएगा लेक्चर को तो ज्यादा चीज आप बेहतर समझ सकें। तो अब तुम बताओ यहां पर चीनी और पानी में वेपर प्रेशर कौन लगा रहा है? पानी लगा रहा है। तो सुनो, तो प्रेशर, उस प्रेशर क्या होगा? पानी के मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो सुनो लैंग्वेज कैसे बोलेंगे? द प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन containing a non-volatile solute is directly proportional to mole fraction of solvent। एक अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के मोल अंश का समानुपाती होता है। अच्छा अब तुम बताओ चीनी पानी में प्रेशर कौन लगा रहा है? पानी। प्रेशर कौन लगा रहा है? पानी। तो क्या बोलेंगे? प्रेशर ऑफ पानी। प्रेशर ऑफ ए। अच्छा चीनी पानी का अगर हम प्रेशर कहें या चीनी पानी में पानी प्रेशर कहें, तो यहां सुनना, चीनी पानी का प्रेशर कहें इतना है, चीनी पानी का ये प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन है चीनी पानी का, या चीनी पानी में खाली पानी का कहें, बात तो बराबर ही है। बात तो बराबर क्यों है? चीनी पानी में प्रेशर कौन लगाएगा? पानी लगाएगा। चीनी पानी में पानी का प्रेशर कहें या चीनी पानी का प्रेशर कहें,
बात तो बराबर है। तो क्या बोलेंगे, P कहें या P है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या बोलेंगे, X से। अभी चीज ज्यादा क्लियर होगा 1 से 2 मिनट के बाद, तो ध्यान दो। जब सारा डेरिवेशन को हम एकदम कंप्लीट कर देंगे तो चीज आपका बेहतर समझ में आपको आएगा। पूरा वीडियो जब तक आप देखिएगा नहीं, आप चीज समझिएगा नहीं। अब देखना, PA डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू X से, जैसे हेनरी लॉ था तो यहां एक हेनरी लॉ कांस्टेंट डाल दिए थे। ध्यान दो बाबू, अभी यहां पर हेनरी लॉ कांस्टेंट ऐसा टर्म नहीं है, एकदम ध्यान देना। देखो ये मान लो ये प्योर पानी है, P0A प्योर, और यहां देखना यहां पर चीनी पानी है। मान लो बाबू, ऐसे मान लो, देखो यहां मान लेते हैं ऐसा नल का पानी, और ये मान लेते हैं कैंट का पानी। ध्यान देना बाबू, नल का पानी भी सॉल्वेंट है तो A, और कैंट का पानी भी सॉल्वेंट है, ये भी A। अब देखना, अब बताओ, नल के पानी में कुछ धूल मिट्टी कुछ होगा, कुछ होगा। जैसे कि मान लो बाबू, देखो मान लो हम यहां से हीट करते हैं, मान लो यहां हीट किए, जैसे कि मान लो हम यहां से गर्म कर रहे हैं, एकदम सामने बोर्ड पर ध्यान देना। जैसे कि मान लो हम यहां से हीट कर रहे हैं, जैसे यहां से हम गर्म कर रहे हैं, हम क्या देखते हैं, प्रेशर जो लग रहा है यहां से लग रहा है 98 ATM। जब यहां गर्म करते हैं तो यहां पर क्या देखते हैं, कुछ यहां अधिक मिट्टी आ गया, धूल आ गया, तो यहां प्रेशर लगा 95 ATM। वेपर प्रेशर, रुकावट, यहां देखते क्या है 97 ATM, तो हम कहीं देखते हैं 94 ATM। तो अगर हम टोटल ओवरऑल प्रेशर देखें तो यहां प्रेशर क्या आ गया 95 ATM। देखो यहां कैंट का पानी प्योर पानी है, हीट करते हैं तो यहां प्रेशर 100 ATM, हीट करेंगे यहां प्रेशर क्या आ गया 100 ATM, यहां प्रेशर क्या आ गया 100 ATM। तो ध्यान दो बाबू, नल का पानी में प्रेशर, नल के पानी में पानी का प्रेशर तो बोलेंगे PA, और प्योर पानी का प्रेशर P0 है। देखो बाबू एकदम सामने से बहुत ध्यान देना, ये प्योर पानी नहीं है, ये प्योर पानी है। अच्छा ये प्योर पानी क्यों नहीं है, इस पानी में कुछ सॉल्यूट है। सॉल्यूट क्या है, कुछ मिट्टी है, धूल है, ये क्या एक सॉल्यूट का काम कर रहा है। तो ध्यान दो बाबू, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर PA, सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर PA, तो ये PA, और प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर P0A। अगर आप देखेंगे प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर थ्रू आउट द सॉल्वेंट क्या है, एक जैसा है, सब कैसा है, एक जैसा कांस्टेंट है। और यहां पर क्या कांस्टेंट नहीं है, कहीं पर अधिक मिट्टी आ जाएगा तो वहां प्रेशर कम हो जाएगा, कहीं पर कम मिट्टी आएगा तो वहां प्रेशर क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो यहां पर प्रेशर क्या है, फ्लक्चुएट कर रहा है, लेकिन इसका प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। तो एक बात ध्यान दो बाबू, अब यहीं से इसको हटाएं, एक डालेंगे कांस्टेंट, तो ये इस पर जब हम हटाते हैं प्रोपोर्शनलिटी को तो क्या डालते हैं, कांस्टेंट डालते हैं। ये कांस्टेंट क्या हो गया, P0A। तो एक बात ध्यान दो बाबू, फिर से चीज को समझो, फिर से चीज को समझो, बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट आपको दे रहे हैं। देखो नल का पानी, कैंट का पानी, एक्वागार्ड भी ले सकते हो,
अब देखिएगा, नल के पानी में कुछ मिट्टी होगा, कुछ बाल, कुछ धूल होगा, ये प्योर पानी है। अब देखना, यहां लगा रहे हैं प्रेशर, यहां लगा रहे हैं प्रेशर, तुम देखो बाबू, टोटल प्रेशर मानते 100, मैक्सिमम 100 एटीएम प्रेशर जाएगा। अब देखना, जब हम यहां पर नल का पानी का लगाते हैं प्रेशर, देखते हैं यहां पर मिट्टी बहुत कम है, प्रेशर लगा 99 एटीएम। यहां मिट्टी अधिक आ गया है, मिट्टी अधिक आ गया, प्रेशर लगा 98 एटीएम। यहां मिट्टी बहुत कम आ गया, प्रेशर लगा 99 एटीएम। कहीं प्रेशर लगा 94 एटीएम। तो हम क्या देखते हैं, ओवरऑल इस पूरे पानी का जो वेपर प्रेशर है कितना है, 95 एटीएम। पूरे पानी का, कैसा पानी है, मिट्टी बालू मिला हुआ पानी है। तो ध्यान दो, प्रेशर ऑफ पानी, प्रेशर ऑफ पानी, प्योर पानी नहीं, सिर्फ पानी, मतलब सॉल्यूशन में पानी। क्या सॉल्यूशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसमें क्या, मिट्टी और जो धूल, ये सब क्या है, एक सॉल्यूट का काम कर रहा है। मतलब सॉल्यूशन में सॉल्वेंट का प्रेशर पीए कितना है, 95 एटीएम। ध्यान देना बाबू। अब प्योर पानी, कैंट का पानी, प्योर पानी कैंट का पानी हीट करेंगे, हीट करेंगे। मान लो बाबू, यहां हीट किए, यहां भी प्रेशर कितना, 100 एटीएम, यहां भी कितना, 100 एटीएम, यहां भी कितना, 100 एटीएम। तो हम क्या देख पा रहे हैं, प्योर पानी का प्रेशर जितना बार हीट कर लें, सब में क्या आ रहा है, बराबर ही आ रहा है। मतलब P0 क्या आ रहा है, 100 एटीएम, और ये क्या आ रहा है, एक कांस्टेंट आ रहा है। और यहां पर क्या कांस्टेंट नहीं है, कहीं अधिक मिट्टी तो प्रेशर कम, कहीं कम मिट्टी तो प्रेशर क्या हो रहा है, अधिक। तो यहां प्रेशर क्या है, कांस्टेंट नहीं है, और यहां प्रेशर क्या है, कांस्टेंट। मतलब पीए कांस्टेंट नहीं होता है, इन P0 ऑलवेज बी कांस्टेंट। देखो, तो पीए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, अभी पढ़े थे हम लोग। अच्छा, इसको बोलेंगे पीए P0 ए एक्स ए, P0 ए एक्स ए। कल ही पढ़े थे डिवीजन क्लास में, और पहले आपको जब पढ़ा रहे थे मोल फ्रैक्शन, तो कुछ ऐसा बोले थे, पी ए इज इक्वल टू P0 ए, और एक्स ए को बोलेंगे 1 माइनस एक्स बी, 1 माइनस एक्स बी। तो ध्यान दो, पी ए इज इक्वल टू P0 ए माइनस P0 ए एक्स बी। अच्छा, पी ए, इसको मैं ऐसा बोल सकते हैं बाबू, P0 ए एक्स बी, P0 ए माइनस पी ए, एक्स बी इज इक्वल टू P0 ए माइनस पी ए बाय P0 ए। अच्छा, अब तुम बताओ, प्योर पानी का वेपर प्रेशर 100 एटीएम, नल के पानी का वेपर प्रेशर 95 एटीएम। तो तुम बताओ बाबू, कितना प्रेशर घटा, कितना प्रेशर कम हुआ, प्योर पानी 100 एटीएम, प्योर पानी 100 एटीएम, नल का पानी 95 एटीएम। कितना लोअर हुआ, कितना कम हुआ, 5 एटीएम कम हुआ, 5 एटीएम कम हुआ। तुम जाने कैसे, तुम P0 ए माइनस पी ए के, P0 ए माइनस पी ए के, ये जो P0 ए माइनस पी ए है, हम इसी को बोलेंगे क्या, हम इसको बोलेंगे डेल्टा पी। यही चेंज हुआ, कितना चेंज हुआ, 5 एटीएम का चेंज हुआ, डेल्टा पी अपॉन P0 ए। अच्छा बताओ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ, कितना कम हुआ, 5 कम हुआ। तो यही जो P0 ए माइनस पी ए है, डेल्टा पी, हम इसी को बोलते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अवनमन, कुछ कम हुआ, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अच्छा बताओ, एकदम बहुत ही शानदार कॉन्सेप्ट दे रहे हैं। अब बताना तुम जाने कैसे कि वेपर प्रेशर कम हुआ। तुम सोचो, अगर कभी कैंट आता ही नहीं, एक्वागार्ड आता ही नहीं, तो क्या तुम बता पाते, क्या नहीं बता पाते। तो किसके वजह से कम हुआ, किसके कारण कम हुआ, अरे ये 95 एटीएम है, तुम जाने कैसे कम हुआ। इस 100 एटीएम को जब चेक किए कि प्योर पानी 100 एटीएम है, उसके रिस्पेक्ट में ये 95 है, तो किसके कारण कम हुआ, इस कैंट के पानी के कारण कम हुआ। मतलब P0 ए के कारण पता चला ये कम हुआ, इसके रिस्पेक्ट में पता चला ये लोअर हुआ है। तो ध्यान दो बाबू, डेल्टा P बाय P0 ए
इसको बोलेंगे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का अपेक्षित अवनमन। तो ध्यान दो बाबू, फिर से चीज को समझते हैं। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, एक बार हेनरी लॉ को देखिएगा तो चीज ज्यादा क्लियर समझ में आपको आएगा। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए, एक्स ए को बोलेंगे 1 माइनस एक्स बी, एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू 1 होता है। अब ध्यान देना, पी नॉट ए 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी, तो पी देखो पी ए पी नॉट ए माइनस एक्स बी, इसको इधर भेजो, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी ए, एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए बाय पी नॉट ए। देखो पी नॉट ए 100, पी ए 95, कितना चेंज हुआ? 5 का चेंज हुआ। डेल्टा पी चेंज इन वेपर प्रेशर, या बोलेंगे 5 का कमी हुआ। डेल्टा पी क्या हो? डेल्टा पी हो गया पी नॉट ए माइनस पी ए। वेपर प्रेशर कम हुआ है तो बोलेंगे लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। किसके वजह से कम हुआ? कम हुआ, हम जाने कैसे कम हुआ? हम जब प्योर पानी का निकालें तो प्योर पानी के रिस्पेक्ट में कम हुआ है। अरे 95 है, अभी हमको क्या पता कम हुआ कि नहीं हुआ? 95 है, हमको क्या पता कि कम हुआ कि नहीं हुआ? हम जब प्योर को चेक किए तो हाँ बोले प्योर 100 है और ई 95 है, तो प्योर के रिस्पेक्ट में कम हुआ। तो क्या बोलेंगे? जब प्योर का प्रेशर से डिवाइड कर देंगे तो ये आ गया रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, वाष्प दाब का सापेक्षिक अवनमन। इसके बाद ध्यान दो बाबू, तो देखो अगर कोई आपको बोलेगा कि राउल्ट फर्स्ट लॉ, ऐसे बोलेगा एक्सप्लेन राउल्ट लॉ ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग वन नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट, एक अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का राउल्ट नियम बताएं, तो क्या बोलोगे? द प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। एक अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन का वाष्प दाब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन का समानुपाती होता है। पी ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स ए, पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, पी नॉट ए एक्स ए क्या बोलेंगे? 1 माइनस एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए एक्स बी, पी नॉट ए माइनस पी ए, यहां से एक्स बी के फॉर्मूला आ गया। और फिर आपको सबको यहां पर बताना पड़ेगा डेल्टा पी का मीनिंग क्या हो गया, पी नॉट ए क्या हो गया, पी ए क्या हो गया, सब लिख देंगे अभी आपको। इसके बाद देखना डेल्टा पी बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स पी। अब यहां से एक क्वेश्चन और बनता है जो बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड क्वेश्चन पूछा है, डिटरमाइन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट in a solution containing one non-volatile solute। बोला एक देखो यहां लिखते हैं डिटरमाइन मोलर मास of a solute in a solution containing one non-volatile solute using राउल्ट लॉ। राउल्ट लॉ का उपयोग करते हुए एक अवाष्पशील सॉल्यूट वाले सॉल्यूशन में सॉल्यूट का मोलर मास निकालें। आपसे निकालने क्या बोला? MB, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। अब देखना, अब यहां से MB कैसे निकालेंगे?
देखो डेल्टा P बाय पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। अब बोलो एक्स बी को क्या बोलेंगे, एन बी बाय एन ए प्लस एन बी। अब बताओ यहां पर एन बी का वैल्यू क्या हो, और आपको हम पढ़ा चुके हैं, नीचे में हम लोग एन बी को 0 मान लेते हैं। लेक्चर नंबर 7 और 8 को चेक की 8 और 9 को चेक कीजिएगा, यहां से एन बी अपॉन एन ए पढ़ाए थे, एन बी बहुत ही छोटा होता है 0 मान लेते हैं। अब बताओ डेल्टा पी बाय पी नॉट ए, डब्ल्यू बी बाय एम बी और एन ए डब्ल्यू ए बाय एम ए। और यहां से अब देखना डेल्टा पी इंटू एम बी इंटू डब्ल्यू ए डब्ल्यू बी एम ए पी नॉट ए। यहां से अब एम बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू एम ए इंटू डेल्टा पी अपॉन डब्ल्यू ए। अब ये इतना करने के बाद आपको लिखना पड़ेगा एम बी क्या हो गया, मोलर मास ऑफ सॉल्यूट, डब्ल्यू बी गिवन मास ऑफ सॉल्यूट, एम ए मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट, पी नॉट ए वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डब्ल्यू ए गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट, डेल्टा पी लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इतना पार्ट लिखोगे, सबके बारे में लिखोगे, एम बी को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू बी को क्या बोलते हैं, एम ए को क्या बोलते हैं, पी नॉट ए को क्या बोलते हैं, डब्ल्यू ए क्या बोलेंगे, डेल्टा पी क्या बोलेंगे। जब सबको लिखोगे तो जाके तुमको 5 नंबर देगा। एग्जामिनर कैसे जानेगा कि आपका डब्ल्यू बी क्या है, आपका डब्ल्यू ए क्या है, आपका एम बी क्या है, आपका एम ए क्या है, कहां से जानेगा? इतना पार्ट जानेगा नहीं, वो आपके इतना थोड़े तेज है, तो बुड़बक है, आप बहुत तेज हैं। इसीलिए आप सबको अच्छे से लिख लीजिएगा। तो एक बात ध्यान दो बाबू, तो हम लोग राउल्ट का फर्स्ट लॉ सीखे हैं, ओनली फर्स्ट लॉ। एक लिक्विड है, लिक्विड में बोलो क्या है, नॉन वोलाटाइल सॉल्यूट है, फर्स्ट लॉ सीखे हैं। अभी न्यूमेरिकल कुछ नहीं किए हैं, सिर्फ सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे, ढेर सारा न्यूमेरिकल करेंगे। तो हम लोग अब अगले क्लास में राउल्ट के सेकेंड लॉ को पढ़ेंगे। देखो क्लास आपको टफ लग सकता है, टफ लग भी रहा होगा, उसके पीछे 2 कारण है। पहला कारण है क्लास बहुत दिन से छूट गया है तो आपका रिदम टूट चुका है। दूसरा कारण थोड़ा क्लास टफ चल भी रहा है। आप मेहनत करें, कोई दिक्कत नहीं होगा, धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। आप वीडियो को 1-2 बार रिवाइंड करके देख लें तो चीज़ आपको समझ में बहुत ही अच्छे ढंग से आएगा। आप तैयारी अच्छे से करें। संडे को टेस्ट है, टेस्ट आपका ऐप पर होगा, ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर से, बॉन्डिंग केमिस्ट्री क्लासेस। हम देख रहे हैं कि बहुत बच्चा ऐप को डाउनलोड कर लिया है, आप और जो नहीं किए हैं वो डाउनलोड कर लें। किसी को किसी भी तरह का दिक्कत है तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर आप हमसे कुछ भी क्वेरी पूछ सकते हैं। इतना काम आप कर लीजिए, एज सून एज पॉसिबल, बहुत जल्दी करें। किसी भी क्लास को पेंडिंग ना छोड़ें। आप जितने क्लास को पेंडिंग छोड़िएगा उतना आपको दिक्कत होगा। तो कहने का तो बाबू ये 1 क्लास है, ये क्लास 2 और 3 क्लास के बराबर चलता है। ऑनलाइन में जितने भी टीचर हैं, हम अपनी बात नहीं कर रहे हैं, जितने भी टीचर हैं सारा बहुत ही बेहतर ढंग से पढ़ा रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा भी पढ़ा रहे हैं। कम तो कोई टीचर पढ़ा ही नहीं रहा है आपको, मतलब आप पर लोड बहुत ज़्यादा है। अगर आप हर एक दिन का काम नहीं करते हैं तो आप पे लोड पर लोड बढ़ेगा और आपका दिमाग हैंग कर जाएगा और कभी आपका दिमाग फट भी सकता है। वैसा कुछ मत करना, ढंग से पढ़ो। अब हम लोग अगले क्लास में राउल्ट के सेकेंड लॉ को समझेंगे। थैंक यू।